हेलो फ्रेंड्स, आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSIR नेट फिजिक्स मेड इजी। तो पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड ऑर्डर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से है, प्लस a1 dy/dx प्लस a0 y इक्वल टू rx, ये कोई फंक्शन है x का। तो हमने ये देखा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, राइट हैंड साइड पे जीरो था, और इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे राइट हैंड साइड पे जीरो ना होकर के कोई फंक्शन ऑफ x है। जब इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है तब आप इसे क्या बोलोगे, सेकंड ऑर्डर लीनियर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन वो कुछ इस टाइप का होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्रॉसपोंडिंग होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर आप इस वाले इक्वेशन को होमोजीनियस ट्रीट कर लेते हो, राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो कर लेते हो, और फिर जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसे आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये डिपेंड करेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इट विल डिपेंड ऑन rx। जो राइट हैंड साइड में किस टाइप का फंक्शन दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे है। तो ऑलरेडी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख चुके हैं कि इसको आप होमोजीनियस बना दीजिए, और फिर आप क्लियरली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख करके, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो रूट्स आते हैं उससे आप सॉल्यूशन क्लियरली लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालोगे, तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हम इस वाले को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस a1d प्लस a0 y इक्वल टू rx। करेक्ट। तो अब यहां से यहां पे भी y है, y। ठीक है। अब यहां पे ये d इज इक्वल टू जो है वो d/dx है एक्चुअली। ठीक है। तो अब d/dx की जगह d लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा a2d2y a1 dy प्लस a0 y इक्वल टू rx। और अगर इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं तो ये किस टाइप का बन गया, a1d प्लस a0 y इक्वल टू rx। ठीक है। इसी को आप बोलते हो फंक्शन ऑफ d। तो फंक्शन ऑफ d और y इक्वल टू rx। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो उसे आप d के फॉर्म में चेंज कर लोगे, और d2y/dx² की जगह d² लिखना है, dy/dx की जगह d लिखना है, तो ये fd में चेंज हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि अगर आपका पर्टिकुलर केस वन इस टाइप का है कि अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, इफ जो rx है आपका अगर इस फॉर्म में है, e की पावर ax के फॉर्म में अगर rx है, तब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या है, इसमें 1/f जो फंक्शन है d का, और e की पावर ax लिखोगे आप सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है, बेसिकली 1/fa और e की पावर ax ऐसे कर देना है। ठीक है। अगर किसी बार में अगर आपको a आपकी वैल्यू रख रहे हो fd में, और वो जीरो अगर आ जा रहा है, अगर fa आपका जीरो आ जा रहा है, तो यहां पे लिख देते हैं कि इफ fa अगर जीरो आ जाता है तब आपको इसमें क्या करना है, एक बार x से मल्टीप्लाई करना है और e की पावर ax ऐसी रख देना है, और इसे f डैश a कर देना है। करेक्ट। और फिर भी अगर f डैश a भी अगर जीरो आता है तो क्या करना है, x² कर देना है, और f डबल डैश a e की पावर ax ऐसी लिखना है। ठीक है। तो ये पहला केस था कि अगर हमारे पास rx अगर e की पावर ax फॉर्म में था तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, आप 1/fd e की पावर ax लिखोगे। फिर d की जगह क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, x का a, तो आप fd में क्या करोगे, d की जगह पे आप a लिख दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 1/fa e की पावर ax आ जाएगा।
और फिर उसके बाद अगर fa अगर आपका 0 आता है तो आपको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाला f डैश a कर देना है। उसके बाद भी अगर f डैश a भी 0 आ जाता है तो इसे x स्क्वायर कर देना है और इसको f डबल डैश a कर देना है। तो ये केस 1 था। अगर e की पावर ax अगर आपका rx आता है तो उस तरीके से आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 12y इक्वल टू e की पावर x cos हाइपरबोलिक x। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनहोमोजीनियस है, क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या आता, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप इसको होमोजीनियस ट्रीट करके जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आप इसे होमोजीनियस जब ट्रीट करते हो तो होमोजीनियस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ती थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आप लिखते तो m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाता है, m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाता। तो यहां से आपका क्या जाता है, m माइनस 4 हो जाता। यहां से m कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 4 आ जाता। यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 4 आ जाता। तो m की जो वैल्यू आ जाती वो 3 और 4 आ जाती। तो सॉल्यूशन क्या लिखना था, जब मैंने क्या बताया था कि ये रियल है और अनइक्वल है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता था, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 4x। तो इसका मतलब जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ये मेरा जो है वो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, करेक्ट। और अब मुझे निकालना है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अब हमें ये देखना है कि जो मेरे पास फंक्शन जो है वो किस टाइप का है, e की पावर x cos हाइपरबोलिक hx है। तो rx जो दे रखा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने क्या बना था, 1/fd। fd में जब आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखो ये क्या इक्वेशन बन जाता है, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 और y इक्वल टू ये बन जाता है e की पावर x cos हाइपरबोलिक x। तो 1/fd दैट इज 1/d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12। और अब क्या करना था हमें, ये e की पावर x cos हाइपरबोलिक x rx की वैल्यू रख देनी थी। अब सबसे पहले ये देखना cos हाइपरबोलिक x को भी मैं किसमें चेंज कर सकता हूं, e की पावर में चेंज कर सकता हूं। तो अभी सबसे पहले हम यही करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12। अब आप इसको क्या देखो, cos हाइपरबोलिक x की जगह यहां क्या लिख सकते थे आप, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो बेसिकली यहां से ये कितना आ जाता, 1/2 तो आप बाहर ही ले लो, चलो अभी 1/2 e की पावर 2x हो जाता और प्लस e की पावर कितना हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, अभी आप e की पावर 0 को 1 मत लिखो, e की पावर इतना ही लिखो, करेक्ट। तो अब सबसे पहले क्या काम करना है कि 1/2 को तो आप ऐसे ही छोड़ दो, बाहर ही ले लो। ठीक है, अब हमें पास क्या है कि e की पावर 2x भी है और e की पावर 0 भी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 1/d स्क्वायर, अब दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, 12 और e की पावर 2x मिल गया, प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 e की पावर 0 भी मिल गया। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, ये 1/fd e की पावर ax बन गया, ये भी 1/fd e की पावर ax बन गया। तो अब a की वैल्यू d की जगह पे रख देनी है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे आपको d की जगह 2 रख देनी है। तो अब यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, e की पावर 2x अपॉन, जब आप 2 रखते हो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 16 और माइनस कितना हो जाएगा 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से आ गया 2। आपने क्या सिंपली किया है, d की जगह पे 2 की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब यहां से आप देख लो, जब 0 रखते हो तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा और e की पावर 0 वो 1 ही रह जाएगा। तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा और ये अपॉन 24 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्टली आंसर आ गया है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना था, आपको जो पहला वाला पता था वही आपने क्लियरली यहाँ पे e की पावर ax और 1/fd e की पावर ax वाला कंसेप्ट लगाया और d की जगह आपने a रिप्लेस कर दिया, तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये तो था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होगा तो दिस प्लस दिस दोनों को अगर जब आप मिला के लिखोगे तब जाके आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।
एक क्वेश्चन और है, ये गेट 2010 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन इस टाइप का है, गेट 2010। क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक टी, ये दे रखा है। और इनिशियल कंडीशन दे रखा है y 0 पे 0 दे रखा है, और dy बाई डी टी जो दे रखा है t इक्वल टू 0 पे 0 दे रखा है। फिर इसका सॉल्यूशन पूछा गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, फिर से आप देखो राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब ये इनहोमोजीनियस है। अगर जब ये इनहोमोजीनियस है तो मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखना पड़ेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करूंगा, इस इक्वेशन को होमोजीनियस ट्रीट कर लूंगा। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहां से सोल्यूशन जो लिखा जाएगा मेरा, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला सोल्यूशन जो हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप ये देखो कि इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 2 कॉस एच टी, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते थे डी के फॉर्म में। तो अब हमें पर्टिकुलर अगर इंटीग्रल निकालना है तो क्या करना था, 1 अपॉन एफ डी, वो फंक्शन है एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। और यहां पे क्या करना था हमें, कॉस हाइपरबोलिक टी, और 2 यहां पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लो, कॉस हाइपरबोलिक टी को आप क्या लिख सकते हो, यहीं पे देख लेते हैं हम, e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन 2 था, वो 2 इससे कैंसिल हो गया, तो ये बन जाता मेरा कुछ इस तरीके का। अब फिर से आप इसको क्या करो, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे करो। ठीक है, और यहां से आप क्या करोगे, e की पावर t एक बार, फिर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस टी। अब फिर से देखो ये क्या बन गया, 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए टी वाला फॉर्म बन गया, और a कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रखो। जब आपने देखा कि यहाँ पे 1 रख रहे हो तो कितना आ रहा है, ये 0 आ जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे t मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो कितना हो गया 2d। यहाँ पे भी यही करोगे आप, t मल्टीप्लाई कर दोगे और 2d और e की पावर माइनस टी। अब रखो t, यहाँ पे कितना e a t, a इक्वल टू 1 है। अब d की वैल्यू कितनी रखो, 1 रखो, तो यहां से कितनी आ जाएगी, t e की पावर t अपॉन 1 इधर से आ जाएगा, प्लस t e की पावर माइनस टी, और यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, d की वैल्यू 1 रखी, जब यहां से 2 आ गया, तो यहां से भी कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये देख सकते हो 1 अपॉन 2 इस तरीके से आ जाएगा, t e की पावर t प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से, t e की पावर माइनस टी। तो आप ये भी देख सकते हो, इसे आप ये भी लिख सकते हो ना, e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन 2 कितना हो जाएगा, साइन टी। तो आप यहाँ से इसे टाइम t साइन हाइपरबोलिक टी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर, पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, t साइन हाइपरबोलिक टी आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने e की पावर 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए टी वाला लगाया कंसेप्ट, तो a की वैल्यू जब रखी तो यहाँ पे 0 बन गया। तो 0 वाले के लिए मैंने क्या कहा था कि ऊपर t मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ क्या करोगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो ऊपर t मल्टीप्लाई किया और नीचे डिफरेंशिएशन किया, तो ये 2d बन गया। अब ये जब 2d बन गया, फिर अब आप यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी 1, आप वो 1 रखो d की जगह पे, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, t साइन हाइपरबोलिक t, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ये आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो मेरा था वो y इक्वल टू क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पे e की पावर x की जगह आपको t लिखना पड़ेगा, क्योंकि t में डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, तो c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस टी, और प्लस t साइन हाइपरबोलिक t। तो आपको यहाँ पे ये मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, t इक्वल टू 0 दे रखा है, तो y इक्वल टू 0 दे रखा है। जब t इक्वल टू 0 रखो आप, तो ये 0, ये 1, ये 1, तो इसका मतलब c1 प्लस c2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका अगर dy बाई डी टी जब मैं लेता हूं, dy बाई डी टी लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, c1 e की पावर t ऐसी रह जाता, तो माइनस c2 e की पावर माइनस टी हो जाता, प्लस अब देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो पहले t तो ऐसी रख लो, साइन हाइपरबोलिक t का कितना हो जाता, कॉस हाइपरबोलिक t, करेक्ट। और फिर आप क्या करो, साइन हाइपरबोलिक t को ऐसे ही रखो, और t का जब करोगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, t इक्वल टू 0 रखो। जब t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, और ये 1, ये 1, तो इसका और c1 माइनस c2 इक्वल टू कितना आ गया, 0।
तो यहाँ C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 और यहाँ C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब C1 भी 0 और C2 भी 0 है। तो जब C1 भी 0 और C2 भी 0 तो y इक्वल टू कितना आ गया बेसिकली t साइन हाइपरबोलिक t, तो y इक्वल टू t साइन हाइपरबोलिक t ही मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये सब सिंपल से क्वेश्चन था जो आप आसानी से कर सकते थे। अब दूसरे टाइप का अगर फॉर्म क्या है RX, केस 2। केस 1 में तो आपने देख लिया कि RX जो है वो e की पावर ax का फंक्शन है, और केस 2 में अगर RX जो है वो कुछ इस टाइप का है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, कुछ इस टाइप का, मतलब कुछ पोलोनोमियल है। अगर कोई पोलोनोमियल है तो उसके लिए अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा 1/fd और a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश डैश। अब आपको यहां पे क्या करना है, एक्सपेंड इट इन पॉजिटिव पावर ऑफ d, पॉजिटिव पावर ऑफ, आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है पॉजिटिव पावर ऑफ d में, और एक्सपेंशन के बाद से फिर आपको क्या करना है कि सॉल्व कर लेना है, फिर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यह है क्वेश्चन। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि हमारा RX क्या है, पोलिनोमियल है एक। ठीक है, तो इसका जब पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं निकालूंगा तो अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब मैं निकालू 1/fd, इसका फंक्शन कैसे लिखोगे, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स की जगह d प्लस 4, ये बन गया। और RX कितना है मेरे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां से ये बन गया। अब हमें क्या करना है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें अब हमें क्या कॉमन लेना है, 4 को कॉमन लेना है। जो d की सबसे मिनिमम पावर होगी वो मुझे कॉमन लेना है। यहां पे देखो अगर आप 4 d की पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d की पावर 0 वाला सबसे ज्यादा क्या है, कम पावर का है, तो हमें यहाँ पे 4 को कॉमन लेना पड़ा। अगर यहाँ पे कोई इस फंक्शन अगर सपोज इस टाइप का ही होता डी स्क्वायर माइनस 5d, तब यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना पड़ता, माइनस 5d कॉमन लेना पड़ता। तो जो सबसे कम पावर वाला टर्म है उसको आपको क्या लेना है कि कॉमन लेना है। तो यहां से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 4 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं 4 कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d, करेक्ट, ये आपके पास में बन गया है। ठीक, तो अपॉन 4, ठीक है, और ये जो RX है उसको आप अभी ऐसे ही लिख दो। अब मैंने क्या बोला था कि आपको इस चीज को क्या करना है, एक्सपेंड करना है पॉजिटिव पावर ऑफ d। तो आप इसको क्या करो, 1/4 को तो ऐसे ही रखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 4 की पावर -1 लिख सकते हो, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप ऐसे रखो, करेक्ट। अब आप 1/4, अब आप इसको जब एक्सपेंशन करते हो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 2 ही टर्म लेके चलता हूं। पहले 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 4, करेक्ट, प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां से मुझे अब ये बचा, और कितना बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया है। अब देखो कैसे आगे बढ़ना है इसको लेके। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई है बिल्कुल। ठीक है, अब आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अंदर पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/4 को तो ऐसे ही रखा रहने दो। जो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहा, फिर माइनस माइनस ऐसे ही है। अब देखो डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 4 के साथ अभी करते हो इसे, तो अभी ऐसे लिख दो आप, माइनस ऐसे रखा, डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे ही हो गया।
अब जब इसके साथ करते हो तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 4 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस टाइप से आपने इसको खोल लिया है थोड़ी देर के लिए। अब 1/4 अब क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको ये देखो कि माइनस 1/4 भी अभी आप ऐसे लिख लो, डी स्क्वायर माइनस 5d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या था, डी बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर का मतलब क्या था हमारा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव। तो जब आप डबल डेरिवेटिव लेते हो इस फंक्शन का, तो जब एक बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 1। अब दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब डी स्क्वायर जब आपने इस पे ऑपरेट कराया तो यहां से मेरे को पहले क्या मिला, सिर्फ 2 ही मिला, करेक्ट। अब माइनस 5, और जब डी के साथ आपने कराया तो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब 2x प्लस 1। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये इस टाइप से कुछ हमारा बन गया, करेक्ट, ये हो गया। अब दोबारा इसके साथ जब हम करते हैं, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब d की पावर 4, जब इसमें 4 बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्वांटिटी बन जाएगी मेरी 0। फिर 5d स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 25d स्क्वायर। तो 2 बार जब डेरिवेटिव लोगी तो आप कितना बनना था, 2 बन के आ रहा था। तो कितना हो जाता आपका 25 इंटू टी अपॉन 4 16, ठीक है। तो आपको यहां से इतना ही मिलता। अब क्या था, 2ab, तो डी स्क्वायर और डी क्यूब, जब डी क्यूब आप ऑपरेट कराते इसके ऊपर तो भी 0 बनता। तो हमारे पास बेसिकली सिर्फ इतना ही बड़ा 25 इंटू 2 अपॉन 16। अब आप इसको क्लियरली लिख सकते हो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहां से कितना लिख सकते हो आप, माइनस 1/4 लिख सकते थे। और ये कितना हो जाता है यहां से 2 माइनस 10x प्लस 5 और प्लस 50/16। तो आपका ये आंसर आ जाता है कुछ इस तरीके का। आप इसको क्या कर सकते थे, इसको खोल भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो आपको बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का तो किस तरीके से करना है। आपको बेसिकली क्या करना है, 1 माइनस डी का कुछ टर्म बनाना है और उसको ऊपर ले जाना है, उसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन कर देना है। और कॉमन आपको कौन सा टर्म लेना है, जिसका सबसे कम पावर होगा वो टर्म आपको कॉमन लेना है। और उसके बाद से डी की जगह डी बाई डी एक्स करना है। फिर उसके बाद से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके आपको आंसर क्लियरली मिल जाएगा। ये तो कब था, जब मेरा आर एक्स क्या था, पोलिनोमियल था। अगर मेरा केस 3 अगर आर एक्स जो है वो इस फॉर्म में है, कॉस ए एक्स और साइन ए एक्स, इस फॉर्म में मेरा आर एक्स है, तब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालोगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको क्या करना है, 1/f डी स्क्वायर। इस बार डी स्क्वायर का ही फंक्शन में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 1/f डी स्क्वायर, और आपको यहां क्या करना है, कॉस ए एक्स है। तो अब उस केस में आपको क्या करना है, 1/f माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स और साइन ए एक्स, दोनों के लिए ही वैलिड है, ठीक है। कॉस ए एक्स हो या साइन ए एक्स हो, यहां लिख देता हूं, और साइन ए एक्स और साइन ए एक्स, दोनों के लिए यही करना है आपको। अगर अब क्या होता है, f माइनस ए स्क्वायर की अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है, यहां से आपको मैंने क्या बोला, x मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस ए एक्स अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, f डैश माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर 0 आता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसका डबल डेरिवेटिव ले लोगे तो आ जाएगा। अब आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का है, अभी यहीं पे करके देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है इस टाइप का है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x। क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप हमेशा निकाल लोगे, मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखा रहा हूं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहली बात ये वाला फंक्शन ऐसे ही रख दो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा, साइन 2x। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पे, देखो इस वाले में थोड़ा सा अंतर है बस,
आपको सिर्फ डी स्क्वायर वाली जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो ए कितना है 2 और 2 2 जा 4, तो -4 रखना है आपको डी स्क्वायर की जगह पे। तो 1 अपॉन -4 माइनस डी माइनस 2, करेक्ट, साइन ऑफ 2x। ये बन गया क्लियरली यहां से। तो यहां से ये एक्चुअली कितना बन गया 1 अपॉन माइनस, ऊपर ही ले लो कॉमन, तो यहां से कितना बन गया ये d प्लस 6 और साइन ऑफ 2x, करेक्ट। अब आपको यहां पे क्या करना है, देखो इसके बाद वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे d-6 से ऊपर और नीचे दोनों टाइप मल्टीप्लाई कर दो। जब d-6 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया तो माइनस d-6 तो यहां ऐसे ही हो गया, और यहां कितना हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 36, करेक्ट, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म बन जाएगा, साइन ऑफ 2x। अब फिर से आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर मतलब -4, तो आपको यहां क्या लिख सकते हो फिर से डी स्क्वायर की जगह में -4, तो -4 और -36 कितना हो जाएगा -40, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बेसिकली यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन 40 और d-6 बचेगा ऊपर और साइन ऑफ 2x, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा कि d-6 अपॉन 40। तो अब आपको ये देखो कि d-6 और साइन 2x, तो पहले d का क्या मतलब है d/dx, तो d/dx ऑफ साइन 2x करोगे तो आपका कितना हो जाएगा एक्चुअली 2 cos 2x हो जाएगा, और -6 साइन 2x को ऐसे रख दो, अपॉन में कितना हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा cos 2x माइनस 3 साइन tx अपॉन 20, इस टाइप से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो आपको किस तरीके से करना था, अगर साइन और कॉस वाला आ जाएगा तो आपको इस तरीके से करना है। जब आपके पास d+6 वाला टर्म आया था तब आपने क्या किया, फिर से कोशिश की आपने कि मैं इसे डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, तो डी स्क्वायर में जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो फिर आप वैल्यू -a स्क्वायर रख सकते हो डी स्क्वायर की जगह पे, और ऊपर d पहुंच जाता है तो इसका मतलब है d/dx करना है, तो हमें आसानी मिल जाती है क्वेश्चन करने में। अब चौथा फॉर्म किस टाइप का है, जो चौथा फॉर्म है केस 4, वो इस टाइप से है कि अगर rx मेरा किस फॉर्म का है e⁴ax और 5x। अब यहां पे 5x क्या है, 5x क्या है, पोलिनोमियल भी हो सकता है, पोलिनोमियल और साइन कॉस भी हो सकता है, साइन और कॉस इस फॉर्म में है। तब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालोगे आप तो 1 अपॉन f d जो है e⁴ax 5x, सबसे पहले तो आप यही से लिखोगे। अब क्या करोगे आप यहां पे e⁴ax को तो ऐसे ही रखोगे और 1 अपॉन f d प्लस a कर दोगे और 5x, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो फिर अब आपको जो भी मेथड आपको केस 1 2 3 बताए गए, जो लगेगा आप वहां पे अब लगा लोगे तो आपका क्लियरली आंसर आ जाएगा। तो आपको केस 4 में इतना ही करना है बस। अब इससे रिलेटेड एक अगर एग्जांपल लेके देखते हैं हम, तो क्वेश्चन है इस टाइप का, देखो सारे केस आपको देखने किस केस से हमारा rx मैच कर रहा है, उस केस के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है वो हमें देखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जिस तरीके से आता है उसी तरीके से करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों को मिला करके आप बना दोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन इस टाइप का है, d² y dx स्क्वायर -4 dy/dx प्लस 3y इक्वल टू e⁴2x साइन ऑफ 2x। अब आपको यहां से क्लियरली पता चल गया है कि जो मेरा rx है वो rx तो किस फॉर्म का, इसी फॉर्म का है, e⁴ax 5x इसी फॉर्म का बनना है ना, यहाँ पे 5x ये है और e⁴ax ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपॉन fd कितना है d² माइनस 4d प्लस 3, करेक्ट, और e⁴2x और साइन ऑफ 2x। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, e⁴2x को तो बाहर ही ले लेना है, और 1 अपॉन इसे क्या करना था d प्लस a यहां पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा बेसिकली d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 d प्लस 2 प्लस 3, और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास साइन 2x, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व करके क्लियरली देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। तो अभी मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, ये e⁴2x 1 अपॉन
अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d, यहां से कितना हो जाएगा -4d -8 प्लस 3, और ये sin 2x है ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या है, 4d से 4d कैंसिल, और कितना हो जाएगा ये देखो आप 4 3 7 और -8, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे e⁻²x 1 अपॉन डी स्क्वायर -1, और क्या बचा यहाँ पे साइन ऑफ 2x। करेक्ट, देखो यहाँ पे 4d डी स्क्वायर प्लस 4d हुआ, और -4d -8 प्लस 3, 4d से -4d कैंसिल हुआ, और 4 3 7 -8 -1, तो डी स्क्वायर -1 साइन 2x। अब आपको पता है कि 1 अपॉन डी स्क्वायर और साइन 2x है, तो जब यहाँ पे क्या करना है, जब साइन कॉस आ जाता था तो मुझे डी स्क्वायर की जगह क्या रखना था, माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखना था। तो यहाँ से e⁻²x ऐसी रहा, यहाँ पे मैं कितना रखता, -4 रखता, -1 साइन ऑफ 2x। तो यहां से कितना आ जाता, e⁻²x इंटू -1/5 साइन ऑफ 2x। तो यहां से ये क्लियरली आ गया। तो आपको चारों टाइप का किस तरीके का बनता है वो आपने देख लिया है कि किस टाइप से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। तो ये था कि इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेकंड ऑर्डर का आ जाता है तो फिर आपको किस तरीके से करना था। ये चारों केस आपने कर लिए, चारों केस से रिलेटेड आपने कुछ कुछ एग्जांपल्स लगा लिए। अब जो एक टाइप का एक प्रॉपर्टी है, और अगर कोई डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिराक डेल्टा का टर्म भी आ जाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन का अगर कोई टर्म आ जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। और उससे पहले, प्रॉपर्टी से पहले हम डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड एक दो बातें जान लेते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो डेल x माइनस ए 0 और इन्फिनिटी दो वैल्यू देता है। 0 कब देगा, जब x नॉट इक्वल टू ए पे तो ये 0 देगा, और x इक्वल टू ए पे ये इन्फिनिटी देगा, जिसका मतलब वेरी हाई वैल्यू देगा, वेरी हाई वैल्यू देगा। इसका मतलब एक वैल्यू पे तो ये x के बहुत ज्यादा हाई वैल्यू देगा डिराक डेल्टा फंक्शन, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। तो कुछ इस तरीके का है, अगर ये x है और ये डिराक डेल्टा है डेल x माइनस ए, तो सिर्फ ये a पे बहुत ज्यादा हाई वैल्यू दे रहा है। इसको और सीधा बिल्कुल बनाना है, कहने का मतलब है कि ये जो है वो सिर्फ x इक्वल टू ए पे तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू दे रहा है, और अगल बगल उसके क्या है, वो वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे अगर है मेरे पास a माइनस अल्फा और a प्लस बीटा, तो अगल बगल जो है वो 0 है, और सिर्फ एक पॉइंट पे ही ये बिल्कुल पीक दे रहा है, इसका मतलब हाई वैल्यू दे रहा है। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा x माइनस ए जो है dx अगर करते हो आप तो ये आता है 1, और इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो a माइनस अल्फा अगर और से a प्लस बीटा तक आप लेते हो, डेल्टा x माइनस ए dx जो है वो भी 1 आता है। एक प्रॉपर्टी आपको ये भी दिमाग में रखना है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है, अगर fx डेल्टा x माइनस ए dx अगर है तो ये वैल्यू आपकी fa आती है। तो बस आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिराक डेल्टा का देखना है। डिराक डेल्टा फंक्शन का मैंने मतलब बता दिया है कि सिर्फ ये डेल्टा x माइनस ए है, तो इसका मतलब ए पे ही हाई वैल्यू देगा, बाकी a को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पे ये 0 देगा। ठीक है, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब यहां से रिलेटेड क्या है कि स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट आपको, स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और इसको आपको दिमाग में रखना है। स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at some point, then its derivative is related or connected to Dirac delta function। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा उसी पॉइंट पे किसी डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड होगा। तो इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट
then its derivative is related or connected to Dirac delta function at that point. उसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जो होगा डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर मैं देख लूं तो अगर कोई फंक्शन, अगर सपोज एफ एक्स मेरा एक फंक्शन है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ डैश एक्स इसका जो डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा, रिलेटेड टू डिराक डेल्टा, रिलेटेड टू डिराक डेल्टा एट एक्स इक्वल टू ए। करेक्ट, यही प्रॉपर्टी के हिसाब से है। अगर एफ डैश एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, वो रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, डिराक डेल्टा। ठीक है, इसका इनवर्स भी ट्रू है। अगर एफ डबल डैश एक्स जो है वो डिराक डेल्टा से रिलेटेड है तो उसका एक कम वाला डेरिवेटिव जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर फिर इस तरीके से देख लो कि अगर dy बाई dx क्या है मेरा, रिलेटेड टू क्या है, डिराक डेल्टा, रिलेटेड टू डिराक है, तो इसका एक कम वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप समझ लो, एफ एक्स अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एफ डैश एक्स रिलेटेड टू डिराक डेल्टा, या एफ डैश एक्स रिलेटेड टू डिराक डेल्टा है तो एफ एक्स जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद करनी है और इससे बेस्ड क्वेश्चंस 2-3 बार पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो जस्ट 2015, 13 और 15 में एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था और वो क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट, अब इसमें क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन ये दे रखा है, बोथ gx एंड g डैश एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दे रखा है, gx इज कंटिन्यूअस at x equal to 0 but g dash x is not। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है, gx is discontinuous at x equal to 0, और डी दे रखा है, the continuity property of g and g dash at x equal to 0 depends on p। तो ये क्वेश्चन था, जस्ट 2013 और 15 दोनों में पूछा गया था। तो अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास में क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उसमें डिराक डेल्टा फंक्शन का भी टर्म है और ये पूछा गया है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dgx बाई dx जो है और kgx जो है वो डेल्टा x से कनेक्टेड है। तो डेल्टा x मतलब डेल्टा x माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि ये भी कनेक्टेड है और ये दोनों ही डेल्टा x से कनेक्टेड है। सपोज dg बाई dx अगर डेल्टा x से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन अगर डिराक डेल्टा फंक्शन से अगर कनेक्टेड है तो इससे कम वाला डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि y डैश अगर रिलेटेड टू डिराक डेल्टा है तो y क्या हो जाएगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे dg बाई dx जो है वो डिराक डेल्टा से रिलेटेड है, तो इसका मतलब g जो हो जाएगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी, बस उस वाले प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करना था और आपसे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है वो CSIR में भी पूछा गया है। हाँ, तो ये एक और क्वेश्चन था, जून 2012 में पूछा गया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में आप ये देख लो कि ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और वो डिराक डेल्टा से कनेक्टेड भी है। और इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो y जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो क्या होगी, और आपके पास में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप इस क्वेश्चन में ये देख लो कि ये जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो डिराक डेल्टा से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपनी वाली प्रॉपर्टी से कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो कनेक्टेड टू क्या है, डिराक डेल्टा, कनेक्टेड टू डिराक है, तो इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा किस पे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये डिराक डेल्टा से कनेक्टेड है, चूंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसका एक लेस डेरिवेटिव जो होगा वो डिराक डेल्टा से कनेक्टेड होगा। तो यहां पे भी यही क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से देखो कि 3 में तो डिसकंटिन्यूटी दे रखा है और 1 में कंटिन्यूअस, तो ये तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तो होगा नहीं। बाकी 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन तीनों में ही डिसकंटिन्यूटी दे रखी है और पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो देखो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 2, ये लिख सकता हूं। अब आप ये देखो कि यहां से d साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 2, dx इधर चला गया। अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड में आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन ले लेना है, ठीक है। जब आपने दोनों साइड में इंटीग्रेशन लिया तो यहां से क्या बचा, साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से बच जाएगा आपका डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 2 dx, इतना बचा। अब साइन एक्स को भी आप यहां नीचे ले लो तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि एट पाई बाई 2, जब देखो डेल्टा फंक्शन जो है वो पाई बाई 2 पे कितना होगा, ये 1 होगा, ये हमने प्रॉपर्टी देख ली है। तो एट पाई बाई 2 पे ये कितना हो जाएगा 1, और साइन पाई बाई 2 भी कितना होता है 1। तो इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, करेक्ट। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। अब ये तो हमारा पाई बाई 2 पे था, अगर अब निकाल देते हैं एट नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। जब नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 पे नहीं, तो ये कितना हो जाएगा डिराक डेल्टा वाला 0, तो ये पूरा dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0। चूंकि ये डिसकंटिन्यूअस था इसीलिए मुझे एक बार पाई बाई 2 पे भी निकालना पड़ा और एक बार पाई बाई 2 छोड़ के भी निकालना पड़ा। तो पाई बाई 2 पे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आया, और नॉट पाई बाई 2 पे कितना आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, 1 माइनस 0 1, तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है 1। दोबारा से ये वाला क्वेश्चन देख लो आप कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था और डिराक डेल्टा से कनेक्टेड था ये। तो इसमें जब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डिराक डेल्टा से कनेक्टेड था, तो dy बाई डी एक्स का एक लेस डेरिवेटिव जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट पाई बाई 2 पे, और हमें ही वही वैल्यू निकालनी थी कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो जब पाई बाई 2 पे निकाला तो dy बाई डी एक्स 1 आया, और पाई बाई 2 के अदर किसी पॉइंट पे निकाला तो वो dy बाई डी एक्स 0 आया। तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब हमने देखा तो कितना आ गया, वो 1 आ गया। तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं कॉची यूलर इक्वेशन।